So, welcome to my YouTube channel, friends. Today, we are going to study the first chapter of History, Class 8 How, When, and Where. So, in this chapter, there was nothing special, only the importance of date or about the British rule on our country is given. So, let's start. फर्स्ट हमें ये बताया गया है कि डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है. तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट. There were heated debate about the date on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with date. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. Is such a conception true? तो एक समय था जब हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें डेट से वो बहुत प्रभावित थे. उस समय जब उन्हें डेट्स बहुत पसंद थी, क्योंकि हिस्टोरियंस ही मतलब हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं और हिस्ट्री में जो है मतलब उन्हें डेट से बताती है कि कब क्या हुआ, जिस कारण वो डेट से बहुत खुश रहते थे. मतलब डेट्स उनकी बहुत मदद करती थी. तो जिस जिस समय राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिस समय वॉर हुए थे, उन वो कब कब हुए उसके बारे में हमें डेट ही बताती है. और अगर हिस्ट्री की बुक की बात करें तो चाहे जो भी हिस्ट्री की बुक हो उसमें डेट्स हमें बहुत पाए जाते हैं. बिकॉज कब कब मतलब लड़ाइयाँ लड़ी गई उन सब के बारे में हमें हिस्ट्री में ही मिलता है. इसलिए हमें डेट्स भी बहुत सारे हिस्ट्री में मिलते हैं कि वो बैटल्स कब लड़े गए थे. इससे कई लोगों को हिस्ट्री थोड़ी बोर भी होती है क्योंकि उन्हें डेट्स याद करना पसंद नहीं. तो ये थोड़ा बहुत सच भी है. हिस्ट्री की बुक में हमें उन चेंजेस के बारे में पता चलता है जो टाइम टू टाइम होते आए हैं. और इन्हीं चेंजेस से हम ये पता भी लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय में या हमारे समय में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं. और अगर हम कभी कंपेयर करते हैं हमारे पूर्वजों के समय से और हमारे समय में, तो हम बिफोर या आफ्टर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में. So, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. तो क्योंकि हम सब इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्टोरिकल होती है जो हम जानते भी नहीं. हिस्टोरिकल क्वेश्चंस एक तरीके से जो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि मतलब वो कब हुआ या कब हुआ, जब हम यूज़ करते हैं तब मतलब वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है. लाइक कभी कभार क्या होता है, अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर हमें बहुत सारी दुकानें मिलती हैं. उनमें से मान लीजिए एक टी स्टॉल है, तो उस पर बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं. तो उन्हें देखकर कई बार हमारे मन में आता है कि लोगों ने चाय कॉफ़ी पीनी कब शुरू की होगी. या कभी अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपने विंडो से बाहर झांकी हो, तब आपने ऐसा सोचा होगा कि जब ट्रैक्स बिल्ड नहीं हुई थी तब लोग कैसे सफ़र क्या करते थे. ऐसे अभी तो हमें मालूम है हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट या लोग पहले पैदल ही चलते थे, पर छोटे में आपने ऐसा सोचा होगा. या अगर कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ऐसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कभी सोचा होगा कि जब न्यूज़पेपर का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब लोगों को सारी दुनिया की खबर कैसे पहुंचती होगी. तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं क्योंकि दुनिया ऐसी चीज़ है जिससे कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें जानने की इच्छा होती है. So all such historical questions refer us back to notion of time. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time. तो क्या होता है जो डेट है, डेट अगर हम कभी भी लिखते हैं तो उसमें ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और तारीख लिखते हैं. तो अगर हमें किसी चीज़ का डेट बताना है तो इन तीनों में से हम किसी एक चीज़ का यूज़ करते हैं या कभी कभार तीनों का भी यूज़ करते हैं. लेकिन क्या होता है अगर कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट किसी एक डेट पर ना हुई हो और बहुत सारे 3-4 दिनों पर हुई हो, तब हम ईयर का यूज़ करते हैं. और अगर हमें मालूम होता है उसका परमानेंट दिन जिस दिन वो चीज़ हुई हो, फिर हम डेट का यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं होगा कौन से डेट पर वो घटना घटी है, तब हम कैसे डेट का यूज़ करेंगे. पर ऐसे कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है, रेयर चीज़ें, जिस पे अगर हमें डेट मालूम भी हो कि किस समय ऐसा हुआ है, तब भी हम ईयर का यूज़ करते हैं.
लाइक क्या एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन देखा था कि लोगों ने कब चाय पीनी शुरू की। तो लोगों ने किसी एक दिन चाय पीनी नहीं शुरू की, धीरे धीरे उन्होंने इसका टेस्ट अपने में अडॉप्ट किया, मतलब उन्हें ये टेस्ट अच्छी लगने लगी। इसका मतलब है कोई परमानेंट दिन पर उन्होंने टी पीनी नहीं शुरू की, जिस कारण हम कभी भी ईयर बोलेंगे कि इस ईयर में ये टी पीनी इंडियन लोगों ने शुरू की। तो उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, पर अगर आप मतलब नेट पर भी डालोगे तो आपको बस ईयर आएगा। और वैसे ही जैसे हमारे भारत पे अगर कोई बोलेगा ब्रिटिश ने रूल करना कब शुरू किया, तो ब्रिटिश ने किसी एक दिन रूल करना नहीं शुरू किया, उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। तो इस तरीके से जब उन्होंने हम पर रूल किया, उसके बारे में भी हम ईयर का ही यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई एक चीज़ एक से ज़्यादा दिन पर हुई हो तो हम ईयर का यूज़ करते हैं। तो why then do we continue to associate history with the string of date? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historian wrote about year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in history, such as this debate about dates continue to be important. तो कब क्यों हम लोग हिस्ट्री में इतने सारे डेट्स हमें देखने मिलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि एक समय था जब हिस्ट्री जो है मतलब हिस्ट्री में, क्योंकि बैटल्स और बिग इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, जो मैंने पहले ही कहा। तो क्या होता है कि ये कब घटे इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, जिस कारण डेट्स हमें हिस्ट्री में देखने मिलती है। हाँ, यहाँ पे हमें एक रेयर सिचुएशन दी गई है जिसमें अगर हमें डेट पता भी हो पर तब भी हम ईयर का यूज़ करते हैं। अगर किंग की कोई भी राजा की कभी शादी हुई, या कभी भी वो मरा, या कभी भी वो राजा बना, तब उसके लिए हम कभी भी डेट नहीं देखते। अगर आपने हिस्ट्री की बुक में कभी देखा होगा, तो अगर कोई राजा मरा हो, उसकी शादी हुई हो, या वो राजा बनाया गया हो, तो जब वो ये सारे कार्य मतलब ये सारे काम किए गए हों, तब उस समय तारीख नहीं दी जाती, उस समय बस ईयर बताया जाता है। लाइक पिछले साल के हमारे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में औरंगज़ेब कब मरा था, तो उसके बारे में बस 1707 लिखा है, उसमें डेट या मंथ नहीं दिया गया। लेकिन उस समय के लोगों को तो पता होगा कि कौन सा डेट को मतलब औरंगज़ेब मरा है, फिर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ऐसे कुछ रेयर सिचुएशन होते हैं जिसमें अगर हमें मालूम भी है कि कौन से तारीख पर वो मरा है, फिर भी हम ईयर ही मतलब यूज़ करते हैं। वैसे कुछ होते हैं। So, as you have seen in history textbook of past 2 years, historians now write about a host of other issue and other question. They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities develop and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and societies change. So, जैसे आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के में देखा, जैसे सिक्स्थ से मतलब हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक शुरू होती है, तो पिछले 2 साल सिक्स्थ और सेवन्थ की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा कि जो हिस्टोरियंस है वो ऐसे ही कुछ हमें इश्यूज़ या अदर क्वेश्चंस के बारे में मतलब वहाँ पे छापते हैं हिस्ट्री की बुक में। तो इसमें हमने पिछले 2 साल की टेक्स्ट बुक में देखा कि कैसे लोगों ने अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कैसे अलग अलग अर्न करते थे, अलग अलग, कोई हंटिंग करता था, कोई गैदरर था, और कैसे मतलब क्या क्या लोग खेती करते थे, प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, कैसे मार्केट स्प्रेड हुए, या कैसे न्यू आइडिया स्प्रेड हुए, जैसे भक्ति मूवमेंट हमने देखा था। तो इसके बारे में हमने पिछले 2 साल की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखा। विच डेट, तो ये वही उसी के बारे में है कि हम कौन से डेट को चुनते हैं, ईयर, मंथ या तारीख। तो by what criteria do we choose a set of date as important? The date we select, the date around which we compose our story of the past, are not important on their own. They became vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of date will appear significant. तो कभी कभार ये होता है, जैसे हिस्ट्री जो है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर में बहुत सारी डेट्स होते हैं,
तो कई बार हम लोगों को एक ही डेट ख्याल रहता है, बाकी सारा डेट भूल जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हम किसी एक ही इशू के बारे में ध्यान देते हैं। लाइक अगर कहीं पे लड़ाई हो रही है तो वो कब हुई, तो हमने उस इशू के बारे में बस ध्यान दिया कि उस समय लड़ाई हो रही थी, जिस कारण हमें बस एक ही डेट याद है। लेकिन अगर हमने अपने पढ़ने का तरीका चेंज किया, सारी इश्यूज़ पर ध्यान देने लगे, तब हमें डेट्स को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अचानक ही हम उसे याद कर लेंगे। So consider an example. In the histories written by British historian in India, the rule of each Governor General was important. These histories begin with the rule of first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. In separate chapters, we read about the deeds of others. Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of Governor-General and Viceroys. All the dates in these history books were linked to this personality, to their activity, policy, achievement. It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their life marked the different chapter of the history in British India. तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश जो है राज कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश राज कर रहे थे तो सारे ब्रिटिश तो मिलकर राज नहीं करेंगे, उनमें से गवर्नर राज करता था। तो हर एक गवर्नर जनरल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम इंडिया पे जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे गवर्नर जनरल्स बने थे, जिसके नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, वाइसरॉय, लॉर्ड माउंटबेटन, हेस्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब के बारे में हमें इस बुक के अलग अलग चैप्टर्स में दिया गया है, उनकी लाइवलीहुड के बारे में दिया गया है, और मतलब कैसे कैसे उन्होंने काम किया उस सब के बारे में दिया गया है। तो इसलिए इन सबको जो है अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है, ताकि हम पर्सनल एक चैप्टर में किसी एक ही गवर्नर के बारे में पढ़ें। तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? तो क्या हम जो हिस्ट्री है, कैन वी नॉट राइट अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम हिस्ट्री को डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? हम कैसे किसी भी एक एक्टिविटी पर फोकस करेंगे? इसलिए जो है हिस्ट्री में अलग अलग गवर्नर्स के बारे में ध्यान देने के लिए चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। When we write history or a story, we divide it into chapter. Why do we do this? जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं, मतलब जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे अलग अलग चैप्टर्स पे डिवाइडेड किया गया है। तो क्यों उसे डिवाइडेड किया गया है? ये इसलिए डिवाइडेड किया गया है कि मान लीजिए अगर आपकी हिस्ट्री में बस एक ही चैप्टर हो और आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हो, उनमें से अगर आपको सबसे पहले बोला जाए कि वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा किया, लेकिन लाइटन ने दूसरा किया, उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा किया। हेस्टिंग इस समय उनका जन्म हुआ था, लाइटन का जन्म इस समय हुआ था, वो मरे इस समय थे, तो आपके दिमाग में एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं बैठ पाएगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें बस एक ही गवर्नर के बारे में, तो उसके बारे में आप डीपली पढ़ सकते हो और अच्छे से आपको वो ध्यान में रहेगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आप पिछले वाला चैप्टर भूलोगे नहीं, जिस कारण हिस्ट्री को ऐसे चैप्टर्स में डिवाइडेड किया गया है। अब हाउ डू वी पीरियडाइज? अब क्या है, ब्रिटिश जब हम पर रूल कर रहे थे तब उन्होंने इंडिया को पीरियडाइज किया था, मतलब जब अलग अलग जो लोग हैं उन्हें डिवाइडेड किया गया था अलग अलग क्लासेस में, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया है। So in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? तो 1817 में जेम्स मील नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और साथ साथ एक फ़िलासफ़र भी था। उसने क्या किया, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब अलग अलग समय को ऐसे नाम दे दिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो पीरियडाइजेशन था, मतलब लोगों को जो बांटा गया था मतलब टाइम के अनुसार, तो सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? क्यों हम हिस्ट्री को मतलब हमारे पास्ट को ऐसे डिवाइड करें अलग अलग समय में?
तो इसलिए ताकि हम अलग अलग क्लास में मतलब अलग अलग समय के बारे में पढ़ सके। अगर आपने ध्यान से फोकस किया होगा तो आपने देखा होगा कि सिक्स्थ क्लास के हिस्ट्री में आपने बहुत बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने हंटर गैदरर्स या हर्डर्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद सेवेंथ में आपने उनके आगे की पढ़ी थी। आगे कैसे, जैसे उस समय किंगडम स्थापित हो गए थे, लेकिन अगर आप वहीं पे सिक्स्थ क्लास के हिस्ट्री की बात करोगे तो उस समय किंगडम्स के बारे में नहीं बताया था। और एट्थ क्लास में आपको उस समय की बात बताई जाएगी जब ब्रिटिश जो है इंडिया पर रूल कर रहे थे। फिर आगे 9th 10th 11th 12th में और मॉडर्न की बात बताई जाएगी। तो Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manner, art, institution, and law in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territory in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people, for India was not capable of progress without British help. तो जेम्स मिल जिन्होंने मतलब इंडिया की ब्रिटिश हिस्ट्री को ऐसे 3 पीरियड में डिवाइड किया था, उन्होंने ऐसा सोचा कि एशिया की सोसाइटी में, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें रहने वाली जो भी कंट्रीज़ हैं, उसमें से सबसे लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन उन्हें यूरोप की तुलना में एशिया में ज़्यादा देखने मिलती है। इसलिए उनके कहे अनुसार जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे उससे पहले हिंदू और मुस्लिम जो है वो कंट्री में एक साथ रूल करते थे। पर जैसे ही ब्रिटिश आए उसके बाद क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम मतलब साथ में रूल नहीं करना चाह रहे थे। मुस्लिम सारे हिंदू रूलर्स को हटाना चाह रहे थे और हिंदू रूलर सारे मुस्लिम रूलर्स को हटाना चाह रहे थे। तो जो मील है जेम्स मील, उन्हें ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश जब रूल करेंगे फिर इंडिया जो है कभी सिविलाइज नहीं हो पाएगा। तो टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। तो सिविलाइज करने के लिए मतलब सारे लोग को एकत्र करने के लिए कि वो लोग लड़े ना, तो उसके लिए बहुत सारे लॉज बनाने पड़ेंगे। इसलिए उसके बाद जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जब रूल करेंगे तभी हमारी इंडिया जो है वो सिविलाइज हो पाएगी, एकत्र हो पाएगी। इसलिए जो जेम्स मिल थे उन्होंने ऐसा ब्रिटिश को मतलब सजेस्ट किया था कि वो इंडिया के सारी छोटी मोटी टेरिटरीज पर कब्जा कर ले और सारे इंडिया के लोगों को एकत्र कर दे कि वो लड़े ना। तो इंडिया जो है वो ब्रिटिश के हेल्प के बिना कैपेबल नहीं था, मतलब वो साथ में डेमोक्रेसी नहीं रख पा रहे थे। तो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। तो क्या हुआ, लेकिन ब्रिटिश ने जो रूल किए उससे भी इंडिया में जो है उतनी नहीं आ पाई डेमोक्रेसी। तो in any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of ruler of the time? To do so is to suggest that the life and practices of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो क्या हुआ, जैसे हमारे हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था। कौन से? तो ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू। तो उसमें क्या था, जैसे 3 पीरियड होते हैं, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न पीरियड। तो उन्होंने ये सोच के डिवाइड किया था कि मॉडर्न ब्रिटिश होंगे और बाकी जो 2 पीरियड है, जिस पीरियड में रूल जो कास्ट का ज़्यादा कर रहा होगा उस पर उन्होंने नाम दिया। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो सारे जो एंशियंट और मेडिवियल पीरियड था उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों राजा एकदम बराबर थे, अलग अलग जो है ऊपर, भले वो लोग आपस में एक दूसरे को कम करने की कोशिश कर रहे थे पर दोनों ही बराबर थे, जिस कारण कौन से पीरियड को हिंदू मुस्लिम नाम देना सही नहीं हो पा रहा था।
इसलिए क्या हुआ, फिर ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी इसमें मतलब जो डिवीज़न हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जिस कारण फिर ब्रिटिश जो है उनके डिवाइडेशन से हटकर जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पीरियड में डिवाइड हुई, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। एंशियंट मतलब सबसे पुराना जिसके बारे में हमने 6th में पढ़ा, मेडिवियल जो हमने 7th में पढ़ा, और मॉडर्न जो हम 8th में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इन 3 पीरियड्स जो इसमें इंडिया को डिवाइड किया गया था इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये जो पीरियोडाइजेशन था मतलब इस तरीके से जो मतलब बांटा गया था, that is borrowed from the west, while the modern period was associated with growth of all forces of modernity। तो ये वेस्ट एरिया से मतलब ये पीरियोडाइजेशन मतलब बोरो की गई थी। वेस्ट एरिया मतलब गुजरात, मतलब वही सब हमारा महाराष्ट्र भी आता है। तो क्या medieval was a term used to describe a society where these feature of मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। तो मेडिवियल पीरियड जो है ये एक वैसा टर्म है जो डिस्क्राइब ऐसी सोसाइटी को करता है जो जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी में जो मतलब हमारी साइंस या डेमोक्रेसी लिबर्टी जिस समय नहीं थी, वो पीरियड को मेडिवियल पीरियड कहा जाता है। तो कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। तो क्या हम इन कैरेक्टराइजेशन मतलब इस पीरियोडाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी मतलब जिस स्टडी को पढ़ रहे हैं मतलब जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। So as you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial। तो अगर हम ध्यान दें तो जब मिल को लगता था कि ब्रिटिश जो है अगर रूल करेंगे इंडिया पर तब फिर जो मतलब ये आ जाएगी, एकत्र सब लोग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों के पास ना डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि इंडिया के लोगों में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इक्वालिटी फ्रीडम कुछ नहीं हुआ, ना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई, ऐसा भी नहीं हुआ। इसलिए जो है जब बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस समय को कॉलोनियल कहा गया है। कॉलोनियल जिस समय मतलब ब्रिटिश इंडिया पर राज कर रहे थे तो उस पीरियड को हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल कहा है। कॉलोनियल जो है वो एक तरीके से एक वर्ड कॉलन से आया है। इसका मतलब है कि जब दूसरे कंट्री वाले दूसरे कंट्री पर राज करते हैं तब उसको हम कॉलोनियल कहते हैं कि वो कंट्री जो है वो कॉलोनियल है, क्योंकि वो दूसरे कंट्री के द्वारा राज की जा रही है। तो इसलिए इस समय को जो हिस्टोरियंस है उन्होंने कॉलोनियल कहा, क्योंकि जो हमारा इंडिया था वो कॉलोनियल था इस पर, क्योंकि ब्रिटिश राज कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज वाले राज कर रहे थे। तो व्हाट इज कॉलोनियल इसमें यही दिया गया है। In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local Nawabs and Rajas. You will see how they established control over economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crop they needed for export, and you will see and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. तो इस बुक में मतलब 8 की हिस्ट्री की बुक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश जो है उन्होंने अपना रूल करना शुरू किया इंडिया पर, या कैसे उन्होंने मतलब लोगों में अपना डर पैदा किया, या कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनके तौर तरीके या उन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमें बस बताया गया है कि डेट्स का इम्पोर्टेंट, और उसके बाद आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। तो आगे हम एक तरीके से ब्रिटिशों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने जो जो चेंजेस हमारे भारत में लाए उसके बारे में। तो you will however find that all classes and group did not experience these changes in the same way। तो जैसे हमने देखा पहले के लोग जो हैं आज के समय की तुलना अगर हम करें तो पहले जो है लोग क्लासेस ग्रुप्स में बहुत डिवाइडेड थे, इसलिए कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती थी तो कुछ लोगों को नहीं होती थी। तो सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक ही तरीके के चेंजेस नहीं देखने मिले, और क्योंकि सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बुक में बताई जाती है हिस्ट्री के बुक में, जिस कारण अगर आपने देखा होगा इस बुक का नाम जो है वो है आवर पास्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक क्लास ऑफ पीपल के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आवर पास्ट का प्लूरल आवर पास्ट इस बुक का नाम रखा गया है।
अब हाउ डू वी नो, हम इन सब के बारे में क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? तो क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो हिस्टोरियन सोर्सेज यूज़ करते हैं मतलब हिस्ट्री लिखने के लिए, जो 250 ईयर्स पहले कौन सी मतलब हम यूज़ करते थे। तो क्या इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसके बारे में हमने 6th में भी पढ़ा है, इन सब के बारे में मतलब जिसके ऊपर लोग पहले के एंशिएंट लोग लिखते थे, उससे हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब मतलब ब्रिटिश जो है उन्होंने मतलब क्या क्या किया इंडिया पर, उस सब के बारे में है। तो one important source is the official record of British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings, and report. तो ब्रिटिश जो है एक तरीके से आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ जाइए। कई लोग 6th क्लास से लेके अभी तक बस मतलब याद करते आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। कुछ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं तो उसको किस तौर तरीके से कर रहे हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अगर हम ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ब्रिटिश क्या काम कर रहे हैं, तो इंडिया पर रूल कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब पैसे, तो पैसों से वो मतलब रूल कर रहे हैं, पैसों से ही मतलब सब कुछ बना रहे हैं। तो ब्रिटिश जो है वो ऐसा बिलीव करते थे कि राइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखना जो है वो सबको आना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस कारण जो भी प्लान, पॉलिसी, डिसीजन जो भी कुछ वो लेते थे उसे लिखते थे सबसे पहले। और जब ये सब हो जाता था या अच्छे से पढ़ लिया जाता था या वो सारी चीज़ें सुलझा ली जाती थी, तो ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी रिपोर्ट्स, नोटिंग्स, मेमोस लिखना शुरू किए। तो द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और उन्हें ये भी लगता था डॉक्यूमेंट, लेटर जिसे लिखा गया हो उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे उस समय के लोग भी लिखा करते थे। तो सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो रूल करने के लिए उनके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में वो सारी चीज़ें वो रखते थे। तो उससे ही अटैच्ड उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स रखे जिसमें वो सारी लिखी हुई लेटर्स या ऐसे ही चीज़ों को, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स को स्टोर करते थे। तो जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस है या कलेक्ट्रेट है या कमिश्नर ऑफिस है या प्रोविजनल सेक्रेटरी है, लॉ कोर्ट है, उन जैसे सब के पास अपने रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, वो कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं। वैसे ही जो ब्रिटिश है उन्होंने अपने रिकॉर्ड रूम्स में रिटर्न अप थिंग्स को स्टोर किया। Letters and memos that moved up one branch of administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archive. अब क्या हुआ, धीरे धीरे लेटर्स और मेमोज जिसे प्रिजर्व करके रखा गया 19th सेंचुरी में, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह इंडिया पे मूव होता था। और आर्चीव एक तरीके से म्यूजियम्स की तरह है। म्यूजियम्स में जैसे हम कुछ पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना जानवरों के बारे में, वैसे ही आर्चीव एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, ऐसे लिखी गई चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो लोग जो हैं इसी से कई बार कुछ लोग जो हैं पढ़ना लिखना सीख पाए, यही सोचकर आर्चीव्स में ये सारी लेटर्स हमें पढ़ने मिली। उनका कहना था कि जो मतलब इंडिया के लोग हैं मतलब सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए, जिस कारण उन्होंने ऐसा काम शुरू किया। So you can also study the notes and report that district official prepare all the instruction and directive that were sent by official at top to provisional administrator. So in the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. अब क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशों ने एक लेटर लिखा, अब पूरे इंडिया के लोगों को वो पढ़ना आना चाहिए। तो अब बहुत सारे आर्चीव हैं, अगर वो लेटर किसी एक आर्चीव में जाएगी तो बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के लोग कैसे पढ़ पाएंगे, जिस कारण बहुत केयरफुली उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया गया। और वो कॉपी की गई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस समय प्रिंटर नहीं था जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा, तो कैलीग्राफिस्ट एक तरीके से जो कॉपी करते उन्हें कहा जाता है कैलीग्राफिस्ट। उस डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते थे और अलग अलग आर्चीव्स में ब्यूटीफुल राइटिंग में भेजते थे और सब लोग उसे पढ़ते थे और पढ़ना लिखना सीखते थे। अब सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, इसके बारे में है।
The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. So by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil, the quality of flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about to administer the region. From the end of 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed record of number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupation. There were many other survey, botanical survey, geological survey, archaeological survey and क्या ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, बहुत अलग अलग नाम है, फॉरेस्ट सर्वे, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं. तो सर्वेस बिकेम इम्पोर्टेंट. सर्वेस कैसे इम्पोर्टेंट बने उसके बारे में है. तो प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सर्विंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं जब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह. तो जब मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जब ब्रिटिश हमारे देश पर राज कर रहे थे उस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ऐसे ही जो आर्चीव्स थे या उसमें थे हमारे लेटर्स ऐसे ही सर्वेज होते थे, मतलब ट्रांसपोर्ट होते थे. तो ब्रिटिश ऐसा बिलीव करते थे कि एक कंट्री जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेड हो, जिसमें रूल जो है अच्छे से किया जा रहा हो, उसके एडमिनिस्ट्रेड बनने से पहले ही उस कंट्री को सारी कंट्रीज जाननी चाहिए. जिस कारण उन्होंने ऐसा कुछ करना चाहा जिससे सारी कंट्रीज उन्हें जान पाए. तो बाई अर्ली 19th सेंचुरी में ऐसे ही सर्वेज जो है पूरी कंट्री में इंडिया में होते रहे. मतलब ऐसे ही लेटर्स को लिखा जाने लगा, प्रिंट किया जाने लगा और उसके बाद उसे ऐसे ही आर्चीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा. सारे फ्लोरा फौना के बारे में भी बस लिख दिया जाने लगा. मतलब उनमें कुछ भी वो लिख देते थे, बस उनका मकसद यही था कि जो लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए. तो जो सर्वे है वो भी तरह तरह के होते हैं, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे. तो इसके बारे में हमें अभी नहीं है क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आएंगे. तो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते, उससे हमारा है. तो फ्रॉम वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड टू टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. तो क्या है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उस समय बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, लेकिन सारी चीज़ें भी जानने को नहीं मिलती. ये हमें ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बताते हैं, मतलब पैसे कितने रखे हुए हैं उनके बारे में बताते हैं. और what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt. लेकिन ये जो रिकॉर्ड्स है हमें पैसे के बारे में बता देंगे. पैसे से क्या होगा, हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इससे क्या होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. हम एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं जान पाएंगे. इसलिए इसके लिए क्या हुआ, फॉर डैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. तो इसके लिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो नहीं चलेंगे, उसके लिए हमें कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official record. We have diaries of people, account of pilgrim and traveler, autobiography of important personality, and popular booklet that were sold in the local bazaar. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their idea. Poets and novelists wrote to express their feeling. तो जब लोगों को पता चला कि दुनिया में मतलब धीरे धीरे ऐसे दिमाग में आती है ना बातें कि जब हमारा मतलब जब भी कोई देश अडॉप्ट होता है तो धीरे धीरे न्यू चीज़ें या आइडियाज़ आती है मन में. तब लोगों को लगा कि हमारी दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे. तो जब लोगों ने ऐसा इसके बारे में समाधान ढूंढना शुरू किया तब क्या हुआ, उन्हें ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तुलना में बहुत कम मिलते थे.
वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, मतलब हमें लोगों की डायरीज बहुत सारी हैं, पिलग्रिम्स का अकाउंट बहुत सारे हैं, ऑटोबायोग्राफीज लोगों के बारे में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस सब से हम नहीं जान सकते ना कि हमारी दुनिया में क्या घट रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जैसे अलग अलग लोग जो है अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, जो लोग जहाँ पे रह रहा है वहाँ का इशू वो लिखता था, अलग जगह पे जो अलग रह रहा है वहाँ का इशू वो लिखता था। इस तरीके से उसे फिर छापा गया एक पेज पर, जिसे आज हम न्यूज़पेपर कहते हैं। फिर न्यूज़पेपर जो है फिर सारे लोगों के पास पहुँचने लगा, और वो अपनी जगह की ही नहीं बल्कि सारी जगह की प्रॉब्लम्स अब समझने लगी। और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जगह पर जो न्यूज़पेपर है उसने लोगों की फीलिंग्स या इश्यूज़ को समझने की हमें मदद की, हमारे पूर्वजों को मदद की मतलब। तो all these sources however were produced by those who literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasant, the worker in the mine or the poor on the street. Getting to know their life is more difficult task. और ये सारे सोर्सेज न्यूज़पेपर, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं वो किससे लिखे गए, तो जिसे लिखना आता होगा तो उसने ये सारे लोगों के बारे में लिखा। उन सारे लोगों के पास जो पुअर भी थे उन्होंने ट्राइबल्स, पीसेंट, सब के बारे में हमें न्यूज़पेपर में देखने मिलता है। अगर आप देखोगे गरीब लोगों के बारे में भी देखने मिलता है, जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, जो बैक कर रहे होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें नहीं मालूम होता, लेकिन न्यूज़पेपर से हम समझ जाते हैं। Oh, yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया है। जैसे मैंने बोला इसमें कुछ शादी खास चीज़ नहीं थी, इसमें हमें इम्पोर्टेंस ऑफ डेट या आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, या ब्रिटिश के रूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सर्वेस सबके बारे में हमने पढ़ा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। हम बस ट्रू फॉल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा तो जेम्स मिल जो है उन्होंने जो हिस्ट्री है उसे 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और बी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है हमें नहीं वो अंडरस्टैंड करने में, मतलब समझने में कोशिश करते हैं, वो न्यूज़पेपर समझने में कोशिश करती है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश थॉट सर्विस वेर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो सोचते हैं कि सर्विस इम्पोर्टेंट है फॉर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इफेक्टिव की जगह पे यहाँ पे ऑफिशियल आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बस 2-3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, बिकॉज ये जो चैप्टर है बहुत छोटा था तो इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा बन नहीं सकते। What did the problem with the periodization of Indian history did James Mill offer? तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतलब जो जेम्स मिल ने इंडिया में जो पीरियोडाइजेशन की थी, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, तो उस पीरियोडाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो ये आपको बताना है। Why did British preserve official documents? ये भी आपको बताना है, सबके बारे में हमने पढ़ा है। तो वो इसलिए ये जो थर्ड है इसका तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ब्रिटिश इसलिए प्रिजर्व करके रखते थे ताकि बाकी लोग जो हैं वो मतलब पढ़ना लिखना सीख सकें, या आगे के लोग जो हैं वो जान सकें कि पहले वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और फोर्थ है हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो है आपको एक्सपीरियंस होगा तब आप कर सकते हैं। तो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन टेल मी इन कमेंट। Thank you for seeing my video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel, and please see my next video. Thank you.